बच्चों लोग इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है होता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, इसके बारे में हमको सीखना है। कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में हमको सीखना है, रहा ना। अगर मान लेते हैं कि आपका एक सिस्टम में है, आपका सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग लाइट है, तो स्ट्रॉन्ग लाइट मान लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग लाइट है, उसको हम बोल दे रहे हैं CB। क्या बोल रहे हैं? CB। तो CB अगर ब्रेक करेगा तो पूरा ब्रेक करेगा, तो C टूटेगा इसमें। तो अगर मान लेते हैं कि टाइम जीरो है, टाइम जीरो में अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन को हम C लेते हैं तो ब्रेक करेगा तो किसमें टूटेगा? C प्लस में B माइनस में टूटेगा। C प्लस में B माइनस में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे टाइम जब T यानी जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा CC हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग लाइट से टूट रहा है। इसके के को हम क्या बोलते हैं? इसके के को बोलते हैं हम इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं? बहुत लार्ज। ये बहुत लार्ज है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखते हैं, अगर हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं तो ध्यान देना। अच्छा, इस पॉइंट पे क्यू, ये जो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पे हम लोग क्या बोलते हैं? इस पे जो क्यू निकालते हो, क्यू का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, उसी को हम बोलते हैं के बोलते हैं, उसी को हम के बोलते हैं, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं तो ध्यान देना, उसका एग्जांपल लेना आपके सामने AB। एग्जांपल आपके सामने है AB। तो अगर कोई AB वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो AB ब्रेक करेगा तो क्या होगा? A प्लस में टूटेगा, B माइनस में टूटेगा। तो टाइम जीरो पे अगर मान लेते हैं कि इसका अमाउंट, ठीक है, C लेते हैं, अगर यहाँ वाला C1 कर ले आप, ठीक है। तो इसको C1 कर ले, इसको C1 कर ले, ठीक। तो यहाँ पे C लेते हैं। टाइम टी पे क्या होगा? टाइम टी पे अगर इससे यहाँ C से कुछ टूटेगा, अगर X टूटेगा तो क्या इसको एक्सेस लेते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चों का अल्फा अल्फा टर्म क्या लेते हैं? C माइनस C अल्फा। तो यहाँ क्या होगा? C अल्फा लिखते हैं हम लोग, ठीक। अब ध्यान देना, टाइम टी पे इसका जो Q होगा, Q क्या होगा? तो टाइम टी पे जो Q इक्विलिब्रियम होगा उसको क्या लिख सकते हो आप? अगर X लोगे तो क्या लिखो? X इंटू एक्स बाई C माइनस एक्स लिखोगे, ठीक है। या अल्फा टर्म में क्या होगा? तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Q इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा आपका Q इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Q इक्विलिब्रियम, ठीक। ये ध्यान देना आप, ये हो जाएगा आपका Q इक्विलिब्रियम। अब यही वैल्यू क्या है? यही वैल्यू K के बराबर है, यही वैल्यू इस टाइम क्या है? K के बराबर है, यानी इसका K इक्विलिब्रियम के बराबर है इस टाइम में, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे दोनों अभी हम अलग अलग वेसल में लेके चल रहे थे। अगर मान लेते हैं कि दोनों अगर सेम वेसल में होता तो क्या होता? यानी स्ट्रॉन्ग और वीक जो हम अलग अलग बात कर रहे हैं, दोनों अगर सेम वेसल में होगा तो क्या होगा? तो ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं कि जो जो CB है, CB से आन निकलेगा C प्लस B माइनस। तो यहाँ पे अगर C1 लोगे तो जीरो होगा, C1 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि मेरे पास वीक था, वीक लोड क्या था आपके पास? AB था। तो AB टूटेगा तो क्या बनेगा जी? तो A प्लस बी माइनस से फॉर्म करेगा। तो यहाँ से C लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? C माइनस C अल्फा बोल दो आप, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर और C माइनस एक्स लिखो तो क्या होगा? यहाँ पे एक्स लिख सकते हो आप। तो ध्यान देना,
इन दोनों सिस्टम में अगर बोलते हैं दोनों को सेम वेसल में अगर करवा दे हो, दोनों का वेसल सेम है, दोनों का वेसल अगर सेम है तो उस केस में क्या होगा, बी माइनस एन कॉमन होगा। तो बी माइनस को एन कॉमन होगा तो बी माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन वो भी कॉमन होगा दोनों में। तो यहाँ पे बी माइनस में देखो इसको वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या आ रहा है, सी अल्फा आ रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सी अल्फा जोड़ दो, ठीक है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में है उसमें स्ट्रॉन्ग का जो पार्ट है C1 उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ से यानी बी माइनस का जो अमाउंट है उसको ध्यान से देखो, ध्यान से आप, यानी बी माइनस का अमाउंट दोनों के लिए में कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि अगर वेसल कॉमन रहेगा तो बी माइनस आयन तो दोनों के लिए कॉमन ही है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कॉमन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग का कॉन्ट्रीब्यूशन को दोनों में ऐड कर देंगे और वीक का कॉन्ट्रीब्यूशन भी दोनों में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग में ऐड होता है ना, स्ट्रॉन्ग में आप सी अल्फा ऐड किए तो इसके इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का जो इक्विलिब्रियम है इसके पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ अगर वीक का सी अल्फा ऐड किया आप तो इस पर क्या होगा, नो इम्पैक्ट होगा, नो इम्पैक्ट, यानी सिस्टम क्या होगा, फुली फॉरवर्ड रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे तुम इसको ऐड किए, जैसे तुम इसको ऐड किए तो अभी क्या था, आपको पता है कि जो के किलो का वैल्यू क्या इसके लिए है, तो आपको पता है कि जो इस बिगिनिंग में हम लोग क्या सीखे थे कि क्यू क्यू कितना था, क्यू किलो कितना था पहले, सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी माइनस सी अल्फा था, और ये क्या था, ये आपके के किलो के बराबर था, ये आपके के बराबर था। अब क्या होगा, अगर तुम C1 ऐड कर देगा, अगर तुम C1 ऐड कर देगा तो C1 ऐड कर देगा तो होगा क्या कि अब जो Q होगा वो Q क्या होगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा प्लस C1 डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। तो अब जो हम दिखा रहे हैं आपको जो Q है, अब जो Q देख रहे हो एक Q क्या K से बड़ा हो गया, क्योंकि जब C1 इसमें ऐड कर दोगे इसका वैल्यू क्या होगा, K1 से, यानी के किलो से क्या हो, बड़ा हो गया। तो क्यू और के से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम बैकवर्ड मूव करेगा, सिस्टम बैकवर्ड मूव करेगा। अब बैकवर्ड जाएगा तो देखो देखो ध्यान से यहाँ पे, यानी सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं, इस सिस्टम का जो बात कर रहे हैं, सिस्टम बैकवर्ड जाएगा। तो बैकवर्ड जाएगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, तो होगा क्या, यानी इसको क्यू को घटाना है, क्यू को घटाना है, बैकवर्ड क्यू जाता है कि ऐसा क्यू डिक्रीज हो। अब ये ध्यान दोगे इस सिस्टम में जो C1 आ रहा है, C1 आ रहा है यहाँ पे, जो C1 आप देख रहे हो ये C1 आ रहा है स्ट्रॉन्ग से, उसको उसको आपका एक किलो में कोई चेंज नहीं ला सकता, यानी सिंपल सा बात है कि जो चीज आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम से उसमें वीक का कोई ही रोल, कोई इम्पैक्ट ही नहीं कर पाएगा, यानी हम बोल रहे हैं कि पीछे जाएगा भी तो C1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, C1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो C1 ही रहेगा। तो अगर हमको क्यू को घटाना है, अगर हमको क्यू को हटाना है तो C1 पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम का C1 पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब अगर हमको घटाना है क्यू को तो हमको अल्फा को घटाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली बता रहे हैं कि अगर आप क्यू को डिक्रीज करना है तो आपको अल्फा को घटाना पड़ेगा, क्योंकि C1 को घटा नहीं सकते हैं, C1 को हम घटा नहीं सकते, C1 आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम से, तो C1 को हम घटा नहीं सकते, तो हमको घटाना पड़ेगा अल्फा को, या घटाना पड़ेगा आपको एक्स को। अगर यहाँ आप देख रहे हो इसको, यहाँ पे एक्स को घटाना पड़ेगा, C1 को हम घटा नहीं सकते हैं, C1 आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम से आ रहा है, तो C1 पे मेरा कोई इम्पैक्ट, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम का कोई कंट्रोल नहीं है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी C1 पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको घटा नहीं सकते हम। तो घटाने का बस स्कोप क्या बचेगा, तो स्कोप बचेगा किसको घटाना है, या तो अल्फा को घटाएंगे या तो मैं एक्स को घटाएंगे, या तो और एक्स घटेगा, ठीक है। तो कॉमन आयन के आने से आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डिक्रीज करता है, या फिर उसका एक्स घटेगा, एक्स क्या है, जो उससे ब्रेक कर रहा था, अमाउंट डिसोसिएट हो रहा था उसको हम एक्स बोल रहे थे, जो अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है उसको हम एक्स बोल रहे हैं, तो आपका एक्स घटेगा या तो आपका अल्फा घटेगा, या तो एक्स घटेगा या तो आपका अल्फा घटेगा, ठीक है। तो इसको हम वन टाइम बोल रहे हैं, तो इसको हम इसमें एक वर्ड लिख सकते हैं ध्यान। तो कॉमन इफेक्ट्स होता क्या है जी, तो कॉमन इफेक्ट किस में इम्पैक्ट करता है,
तो कॉमन इफेक्ट ऑब्जर्व इन weak electrolyte in weak electrolyte। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है ध्यान देना। तो बोला गया है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज अल्फा या फिर एक्स मतलब अमाउंट डिसोसिएटेड, अमाउंट डिसोसिएटेड डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसा मतलब क्या बोलना चाह ध्यान देना। तो अगर ये बैकवर्ड आएगा तो ध्यान देना, अल्फा कुछ घट गया, तो अल्फा कुछ घट गया तो नया अल्फा क्या हो जाता है, अल्फा अल्फा डैश मानते हैं, तो ऐसा उस लिए तो अब क्या होगा सी माइनस सी अल्फा डैश, और यहाँ पे होगा सी अल्फा डैश, और यहाँ जाएगा सी अल्फा डैश प्लस सी वन होगा, चूंकि अल्फा। ठीक है, चूंकि तो आप ऐसा इसको लिख सकते हो। यहाँ यहाँ जो अल्फा होगा, ये जो अल्फा होगा, ये जो अल्फा है, ये अल्फा डैश अल्फा से बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सी के बराबर होगा, तो सी माइनस सी अल्फा को हम सी लिख सकते हैं, यहाँ पे सी अल्फा डैश होगा, और सी अल्फा डैश प्लस सी वन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सी वन लिख सकते हैं। तो आपका अप्रोक्सीमेशन के बाद आपका जो इक्वेशन है वो ऐसा कुछ बन सकता है, कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो सी माइनस सी अल्फा डैश सी वन ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हम बोल रहे हैं कि अगर पीछे खिसकेगा तो आपका अल्फा जो अल्फा डैश में कन्वर्ट होगा, तो सी माइनस सी अल्फा डैश एंड सी अल्फा डैश प्लस सी वन में से क्या होगा, सी अल्फा डैश बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो क्या होगा, सी अल्फा डैश को सी वन के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे और सी अल्फा डैश को सी के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देना, तो आपका एक्सप्रेशन अल्टीमेटली बन के आ जाएगा। ठीक, इसी में अगर एक्स को देखेंगे ध्यान से, तो एक्स इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो आप, यहाँ वाले एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन में ध्यान देना, तो सी माइनस एक्स है, तो चूंकि एक्स भी डिक्रीज करेगा, तो कॉमन आने से एक्स तो डिक्रीज कर, इसको हम वाई बोल सकते हैं, तो यहाँ सी माइनस वाई लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई, और यहाँ पे सी वन प्लस वाई लिख सकते हैं, और वाई जो है एक्स से बहुत छोटा है, एक्स से बहुत छोटा है, इसका मतलब सी माइनस वाई को हम सी लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, और सी वन प्लस वाई को हम सी वन लिख सकते हैं। तो कॉमन इफेक्ट से ऐसा होता है, नहीं जो एक्स है वो घट के वाई हो गया, और जो अल्फा था वो अल्फा डैश हो गया, जो अल्फा था वो अल्फा डैश हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें हमसे। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों लोग? ना ठीक है, ध्यान ना, आपको कॉमन इफेक्ट सम तो आ गया। अब ध्यान ना, कॉमन इफेक्ट बार बार आएगा, मतलब आप जब पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो कॉमन आयन आ सकता है, जब बफर पढ़ेंगे तो कॉमन आयन आता है, जब हम लोग सॉलिडिटी पढ़ेंगे तो कॉमन आयन आएगा, यानी कॉमन इफेक्ट जो है वो पूरे इक्विलिब्रियम में हर जगह आ सकता है। ठीक है, तो टॉपिक हमको अच्छे से आना बहुत जरूरी है। ठीक, अब पॉइंट है कि इतना 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 लिखने का हमको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, जैसे मान लीजिए इतना सर हम लिख के कॉमन सोच रहे हैं बैठ के, तो एक बार आपको समझाने के लिए ठीक है, लेकिन बार बार इतना लिखें तो क्या टाइम वेस्ट होगा। तो हमको सीखना है कि यहाँ जो एक्सप्रेशन जितना से हो रही जो इतना सा स्टेप्स हम लिख रहे हैं, इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, मिनिमाइज कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट हाउ टू राइट हाउ टू राइट expression for common n
and in single step in one step, एक स्टेप में कैसे काम करना आपको, तो ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि आपके पास CB है स्ट्रॉन्ग फ्लाइट, CB हो गया स्ट्रॉन्ग फ्लाइट, तो यार स्ट्रॉन्ग से बस क्या होगा, B माइनस आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या होगा, बस B माइनस आएगा। B माइनस कितना आएगा, तो B माइनस आएगा आपका, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन को हम C1 बोल दे रहे हैं, C1 है तो B माइनस भी कितना होगा, C1 होगा। B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से C1 होने वाला है, सिंपल सा चीज़ है। तो स्ट्रॉन्ग लाइट को लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो पता है जितना अमाउंट को फुली ब्रेक करेगा तो B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया। आगे पास एक वीक लाइट AB है, तो अब AB का हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो क्या A प्लस B माइनस से टूटेगा। अब ध्यान देना, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कॉमन एन आ चुका है। हम क्या सोच रहे हैं कि जो कॉमन है यहाँ पे वो आ चुका है सिस्टम में, आएगा तो डिसोसिएशन जो होगा वीक का सप्रेस कर चुका होगा। आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन घट चुका है, सप्रेस कर चुका है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन एन, ये हो चुका है इवेंट। आपको ये सोचना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम सिस्टम में डाल चुके हैं, B माइनस कॉमन आ चुका है और मेरा जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो चुका है, सप्रेस हो चुका है। ठीक है, तो डिसोसिएशन क्या है, मेरा सप्रेस हो चुका है। ठीक, जब डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा तो ध्यान देना यहाँ पे। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसके प्रेजेंस में यानी कॉमन एन हो चुका है, तो हम एज्यूम क्या करेंगे कि यहाँ पे C माइनस अगर C अल्फा लिख रहे हैं और यहाँ पे हम C अल्फा लिखेंगे और यहाँ पे C अल्फा प्लस C1 लिखेंगे, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर चुके हैं कि यहाँ पे कॉमन इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। यानी यहाँ पे जो अल्फा है, यहाँ का जो अल्फा है वो अल्फा डिक्रीज अल्फा है, यानी जो अल्फा इसमें कॉमन इफेक्ट होने के बाद जो अल्फा होता है वो अल्फा है। तो दिस इज, यहाँ पे जो अल्फा होगा अल्फा इज डिक्रीज्ड अल्फा, ऐसा बोल सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ का जो अल्फा है आफ्टर कॉमन इफेक्ट, यानी जो होता है वो हम एज्यूम कर चुके हैं, तो कॉमन इफेक्ट हम मान चुके हैं, उसके बाद का जो अल्फा उसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस केस में जो अल्फा डैश था ना, यहाँ पे जो अल्फा डैश था वही वहाँ पे अल्फा हो गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो घटने के बाद जो अल्फा होगा उसको हम लिख चुके हैं। ठीक, आपको पता है कि अल्फा बहुत छोटा है, तो C में C अल्फा को हम C लिख सकते हैं, यहाँ C अल्फा होगा, यहाँ पे क्या C1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का K अगर कांस्टेंट मानते हैं तो K इक्वल टू क्या होगा, तो K इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B माइनस डिवाइडेड बाई क्या होगा, AB, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या होगा, C अल्फा इंटू C1 होगा डिवाइडेड बाई C होगा, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा क्या, C1 इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो, K हो जाएगा, इक्वल टू K हो जाएगा। तो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन आपका निकल चुका है, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन आपका निकल चुका है। इस तरह से आप सोच सकते, इससे सब सोच सकते हो। ठीक है, अगर कोई एक, ठीक है, तो अगर किसी को सोचना एक्स टर्म में, तो अगर कोई, ये तो अल्फा टर्म हम समझा दिए, तो अगर वो एक्स टर्म में सोचेगा, ध्यान देना, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ए बी है, ए ब्रेक करेगा ए प्लस में B माइनस में, तो B माइनस स्ट्रॉन्ग से कितना है, C1 आ चुका है, तो इसके प्रिंस में यहाँ से अगर x आता है तो x लिख सकते हैं, यहाँ पे C1 माइनस x लिख सकते हैं। x बहुत छोटा हो तो उसको C लिख सकते हो, x लिख सकते हो, यहाँ पे C1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, या y बोल सकते हो। आपका कॉमन इफेक्ट सिंगल स्टेप में कैसे देखेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको सिंगल स्टेप में कॉमन एंड इफेक्ट लिखने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, चलो आप लोग को समझने में नो नहीं, ठीक है, तो और कॉमन इफेक्ट समझ में आ चुका है, तो चलते हैं इसका एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन में मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट फोकस करेंगे हम लोग
application of common ion effect. तो ध्यान देना, पहला एप्लीकेशन है फाइंड pH ऑफ HCl 10⁻⁷ मोलर और 10⁻8 मोलर, इन सबको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो को पता है कि सिस्टम एसिडिक होगा, एसिडिक सिस्टम का पीएच कभी 7 से ज़्यादा नहीं होगा। तो एसिड का पीएच हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, ये ध्यान देना कि एसिड का पीएच ऑफ एसिड अब हमेशा क्या हो, 7 से कम होगा। तो एसिड का अगर बोलते हैं यानी H+ का अमाउंट, अगर H+ आएगा अगर एसिड से, H+ फ्रॉम एसिड अगर का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁷ मोलर हो तो उसका पीएच 7 नहीं होगा, पीएच 7 नहीं होगा। इसका पीएच को 7 बोलना गलत है। अगर एसिड से इसका पीएच को आप 7 नहीं बोल सकते हो, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, एसिड का पीएच अगर 10⁻8 मोलर होगा तो उसका पीएच आप 8 बोल दोगे, गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इन सब केस में पीएच कैसे निकालते हैं ध्यान देना, इन सब केसेस का पीएच कैसे निकालना को ध्यान देना है। तो जब भी एसिड के सोर्स H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 हो, 10⁻8 हो, तो उसके इसमें क्या करते हैं, आपके सिस्टम में वाटर होता है, आपके सिस्टम में वाटर होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपका जो वाटर होता है, वाटर खुद से ब्रेक करता है H+ में, OH- में। तो वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर ध्यान देना, अगर कोई आयन कॉमन नहीं होता तो वाटर टूटता है, तो पता है वाटर जो ब्रेक करता है, तो इन न्यूट्रल मीडियम में ध्यान देना, अगर मीडियम न्यूट्रल होता है तो उस केस में वाटर जो है, वाटर कैसे ब्रेक करता है, तो वाटर टूटता है H+ में, OH- में, और उस केस में जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करेगा वाटर, तो पता है कि H+ इन OH का अमाउंट कितना आएगा, यहाँ से 10⁻7 आएगा। ठीक है, कब वो न्यूट्रल मीडियम होगा, बट कॉमन इफेक्ट जब होगा, ध्यान देना, एसिडिक और बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं होता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं होता है। ठीक, उसमें होता क्या है कि आपका मीडियम से कुछ ना कुछ H+ OH आता है, तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है, जो वाटर है, वाटर का डिसोसिएशन कुछ और मानेंगे हम लोग, तो वाटर उस केस में क्या होता है, वाटर से अमाउंट को हम x मान लेते हैं कि वाटर ब्रेक करके XX देगा। ठीक है, वाटर से कितना आएगा, XX आएगा। तो अब ध्यान दे, तो क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था कि अगर H+ का अमाउंट एसिड से इतना आ रहा है, एसिड से 10⁻7 है, तो पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच कैसे निकालते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, वाटर लेंगे, तो वाटर जो है, वाटर H+ NOH देगा आपको, तो वाटर का अमाउंट को हम एक्सेस मान सकते हैं। ठीक है, चूंकि आपके एसिड से कितना 10⁻7 आ रहा है, 10⁻7 है, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना, तो H+ हो गया एसिड से, वाटर से X आया, और एसिड से 10⁻7 आ रहा है, और वाटर से OH आ रहा है, X आ रहा है। ठीक है, और यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पे H+, अब आपको पता है कि H+ इंटू OH कितना होता है, KW होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, X+ 10⁻7 इंटू X इक्वल टू क्या आ जाएगा, KW आ जाएगा, यानी 10⁻14 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप X निकाल लेना, कैलकुलेट X। वंस कर आप X को निकाल लोगे तो क्या होगा, H+ का अमाउंट क्या हो जाएगा, तो H+ का अमाउंट हो जाएगा X + 10⁻7, और pH निकालना, pH निकाल लेना। ठीक है, इसको और आप pH निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको pH निकालना है, इस तरह से आपको pH निकालना है।
तो जब भी बोलते थे ना 10⁻⁷ मोलर है, 10⁻8 मोलर होगा सिस्टम, तो उसको पीएच कैसे निकालना तो इस तरह से निकालना है, इस तरह से आपको निकालना है। तो ध्यान देना, कहीं कहीं बुक्स में कुछ ऐसा लिखा रहता है, ध्यान देना। इन सम बुक्स क्या लिखा जाता है कि H+ जो होगा उसको आप देख सकते हो, जैसे बोलते हैं कि H+ अगर इतना रहेगा 10⁻⁷ होगा, कहाँ से, एसिड से, एसिड से। तो उसके इसमें H+ क्या होगा, H+ में वाटर, वाटर का H+ को ऐड कर देंगे एसिड के H+ से, दोनों का सम क्या हो जाए दोनों। तो इसका बोलता है कि वाटर का H+ डायरेक्टली में इतना लिख सकता है, 10⁻⁷ लिख सकता है, और एसिड का 10⁻⁷ दिया हुआ है, यही हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस रॉन्ग है, ठीक है। आंसर इससे आ जाएगा, आंसर बहुत क्लोज आओगे, यहाँ से भी अगर निकालोगे, लेकिन ये क्या रॉन्ग अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वाटर वीक टाइट है, तो वाटर अगर वीक टाइट होगा तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ घटेगा, तो उससे हम यहाँ पे जो 10⁻⁷ लिख रहे हैं वो गलत है, तो ये रॉन्ग अप्रोच है। ऑल्दो आंसर के बहुत क्लोज पहुंच जाओगे, अगर इस तरह निकालोगे तो पीएच कितना निकल कर आ रहा है, तो इससे पीएच निकल कर आ जाएगा 6.7 के आसपास आएगा, और हम मेरा प्रोसेस कितना आएगा, और जो करेक्ट अप्रोच होगा, यूजिंग करेक्ट अप्रोच क्या होगा, अपना आंसर आएगा पीएच का आ जाएगा 6.78 आएगा। तो आंसर बहुत हल्का सा से चेंज हो रहा है, बट कहाँ पे गलत है समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो फंडामेंटली पूछा आपसे, फंडामेंटली पूछा तो ये अप्रोच तो गलत है, लेकिन आंसर निकालने के लिए क्या होगा, इसको फटाफट अप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर निकालने के लिए चलेगा। तो आपको अगर जल्दीबाजी में आंसर निकालना हो तो आप इस तरह से फॉलो कर लेना, बट ये जो अप्रोच है रॉन्ग अप्रोच है, वो समझा दिया हम, ठीक है। बट जो कि आंसर बहुत क्लोज आ रहा है तो इसका यूज हम कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, लेकिन अगर आपको कोई फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ दे तो अप्रोच क्या है, रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। यानी ऐसा हम पूछ दे कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर का जो अमाउंट होता है उसमें 10⁻⁷ ही रहेगा, यानी वाटर का जो H+ 10⁻⁷ रहेगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, उसका अमाउंट कुछ ना कुछ घटेगा, कुछ ना कुछ घटेगा, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन आप लोग क्लियर हो चुका है कि कैसे आपको सोचना है, ठीक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पीएच निकालते हैं, जब 10⁻⁷ मोलर हो, 10⁻⁸ मोलर हो H+ का अमाउंट फ्रॉम एचिड, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन रहा। सेकेंड एप्लीकेशन क्या हुआ जी, तो अगर मान लेते हैं आपको पीएच निकालना है, आपको पीएच निकालना है एक एक मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। आपको पीएच निकालना है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो ध्यान ना, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मिक्सचर है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला अप्रोच हम क्या बता रहे हैं कि अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला क्या आपके सामने है, ध्यान देना। फॉर्मूला के पास है C1 + √/(C1² + 4KAC, 4KAC। अब यहाँ पे जो टर्म्स का मतलब समझ आना चाहिए आपको, 4KAC, यहाँ बाई 2,
तो यहाँ पे जो सी है, सी आ रहा है वीक एसिड से, यानी वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। यानी जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग से मान लेते हैं कि आपके पास एक एच सी वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा सामने, तो कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं इसका दिया हुआ C1 दिया हुआ है, और एक एच वीक एसिड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ आपके सामने कितना दिया हुआ है, वहां से दिया हुआ है आपको C दिया हुआ है। तो आपका H प्लस का जो अमाउंट होगा दोनों का वो ऐसा आ जाएगा, C1 प्लस रूट ओवर C1 का स्क्वायर प्लस 4K C/2 हो जाएगा। यहाँ C क्या है, यहाँ C वीक एसिड से आ रहा है, और C1 कंसंट्रेशन किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है, किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहला अप्रोच हुआ। यानी जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मिक्सचर होगा तो पहला अप्रोच इस तरह से आपको सोचना है, फर्स्ट अप्रोच आपको ऐसा होना चाहिए, आपको पहले अप्रोच का तरीका है। ठीक है, ये आपके पहले अप्रोच का तरीका है। ठीक, ऐसा ना। अगला अप्रोच क्या हो सकता है, नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है, तो मैथड वन पर समझा दिए। मैथड टू 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 ध्यान दो कि चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड फुली टूटेगा, ये फुली ब्रेक कर जाएगा। वीक एसिड या पार्सली टूटेगा, तो यहाँ पे जेस प्लस कॉमन है दोनों में है, जेस प्लस तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो ना, तो ध्यान देना। इसको हम सिंगल स्टेप ले सकते हैं क्या, इसको हम ध्यान देना, इसको कॉमन एनिफिट का यूज करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड से HC, उसका कॉन्सेंट्रेशन था क्या, C1 था, तो यहाँ से H प्लस का अमाउंट कितना निकलेगा जी, तो होगा C1 निकलेगा। एक वीक एसिड आपके पास H है, तो H टूटेगा तो किसमें टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, Na- से टूटेगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कर लेते हैं, C लेते हैं, तो यहाँ से अगर लेते हैं, अगर टूट रहा है ए, अगर C अल्फा टूटा है तो यहाँ से C अल्फा होगा, और यहाँ पे C1 हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे C अल्फा होगा। C अल्फा C से बहुत छोटा है तो क्या C ले सकते हो, यहाँ पे C1 ले सकते हो, और यहाँ C अल्फा होगा। यहाँ पे जो V किसी का जब K लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इंटू C अल्फा बाई C, तो C कैंसिल तो क्या हो, C1 इंटू अल्फा, तो यहाँ जाके अल्फा क्या आ जाएगा, तो रूट अंडर K/C1 हो जाएगा अल्फा। तो H प्लस का अमाउंट क्या होगा जी, तो H प्लस का अमाउंट होगा C1 प्लस C अल्फा, तो C1 और C अल्फा का वैल्यू क्या है, तो C तो है, C अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा K/C1। तो इस तरह से आप H प्लस का अमाउंट निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप पीएच निकाल सकते हो, पीएच कैसे निकलेगा, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, तो ये अप्रोच का यानी सेकंड अप्रोच इस तरह से निकल सकता है। यानी से पहले अप्रोच में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, C1 प्लस रूट ओवर C1 स्क्वायर प्लस 4KC/2 इस प्लस का अमाउंट होगा। सेकंड इफेक्ट हम लोग क्या हम लोग अप्लाई किए हैं, कॉमन कॉमन इफेक्ट अप्लाई करके निकाले, इससे निकालना को सीखा है। ठीक है, और ध्यान ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके लिए, तो क्वेश्चन आप दिया ध्यान से, तो इस क्वेश्चन बोला गया है कि अगर हम मान लेते हैं मेरे पास -10⁻² मोलर HCl है, और 10⁻² मोलर एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड का जो K है वो 10⁻5 दिया हुआ है। तो अगर हम कॉमन इफेक्ट का यूज करेंगे ना, जो भी हम सीखा है, तो H प्लस का अमाउंट ऑलमोस्ट निकल के आ जाएगा। तो H प्लस का अमाउंट ऑलमोस्ट निकलेगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, 10 पर H प्लस का अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, 10⁻5 × 10⁻2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या ले सकते हो, 10⁻2 ले सकते हो। तो पीएच क्या आएगा, पीएच आ जाएगा 2, ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ कॉमन कान का इफेक्ट का यूज करके। अगर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ध्यान देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो यहाँ से जो आएगा, तो यहाँ से एच प्लस का वैल्यू जो आ रहा है
वो आएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.16 इंटू 10⁻² आएगा। यहाँ से पीएच कितना आ जाएगा, पीएच होगा 1.92। देखो दो ये भी पीएच 2 के आसपास है, 2 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे सब सोच सकते हो, इससे सब सोच सकते हो। आपको थोड़ा सा आंसर क्लोज लाना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना, नहीं तो अगर आंसर में कोई चेंजेस नहीं है तो आप क्या हो रहा है, आप कॉमन इक्विटी का यूज करके आप एक अप्रोक्सीमेट आंसर बता सकते हो। अब ध्यान देना, इस प्रॉब्लम का ब्यूटी ये है कि ध्यान दोगे इस चीज को, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 था, एक था आपका वीक एसिड था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक वीक एसिड दिया हुआ है, एसिडिक एसिड है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है। तो HCl का वैल्यू क्या है, तो HCl से जो H प्लस आएगा उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू 10⁻²। है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टली क्या करो ना, आप स्ट्रॉन्ग का पीएच निकाल लो। आप डायरेक्टली क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकाल लो, अब वीक एसिड को छोड़ दो। तो डायरेक्टली अगर स्ट्रॉन्ग का अगर आप पीएच निकालते हैं तो H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना है, 10⁻² आया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग पीएच 2 आना चाहिए था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर दिया हो ना, तो आप क्या करना, डायरेक्टली आप स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकाल लेना, और आपका जो एक्चुअल आंसर होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच हल्का स्लाइटली छोटा होगा, स्लाइटली छोटा होगा, स्लाइटली छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, और मेरे पास अगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका पीच निकाल लेंगे। तो इसका पीच 2 आ गया, मेरा जो एक्चुअल आंसर होगा 2 से हल्का सा छोटा होगा, 1.95 1.93 ऐसा कुछ आएगा। तो आपको दिख भी रहा होगा कि फॉर्मूला से अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर देखो ऑलमोस्ट देखोगे तो छोटा सा आंसर आ रहा है आपके सामने, ठीक है। इन 2 के बहुत क्लोज है, 2 के बहुत क्लोज है, ठीक है। यहाँ तक समझ में चलो आप लोग कैसा अप्रोच करना है, Yes. ठीक है। Yes, sir. हम्म, तो यहाँ तक क्लियर आप लोग को है, चलो।